बिना प्रैक्टिस के हाथ नहीं जम। सॉल्यूशन भेज देंगे। और आज कितनी है? 15 है। 15 और वेडनेसडे है आज। तो सैटरडे को आपका टेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्टमेंट वाला पूरा। ठीक है, स्कूल से आएगा आज सीधे? नहीं, वो फोटो भी जानी थी। अच्छा यार, तो पहली बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ये पहला एडजस्टमेंट आपने पढ़ा हुआ है, या तो आप कॉस्ट पे लिखते हो या फिर मार्केट वैल्यू पे लिखते हो, और उस पे जो इनमें से कम है, विच एवर इज लेस। और एक चीज और जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है वो ये रखनी पड़ती है कि अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं हो रहा है तो हम ट्रेडिंग में लेके जाते हैं, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है तो ट्रेडिंग में शो नहीं करते, केवल बैलेंस शीट में शो करते हैं। कुछ बच्चों का सवाल ये भी आता है कि सर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कैसे आ जाए? तो क्लोजिंग स्टॉक साल के आखिर में जो अनसोल्ड स्टॉक है वो आपकी एसेट है, इस वजह से बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप इसको ट्रेडिंग से ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड है तब आप ट्रेडिंग में शो करते हो और बैलेंस शीट में शो करते हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके का पर्सनल अकाउंट, ड्यू बट नॉट पेड, पैसा बाकी है चुकाना, आप उसका इस्तेमाल कर चुके हो। तो आइटम अगर ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में जो एक्सपेंस है उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड होगा डेबिट साइड पे, और अगर P&L का एक्सपेंस है तो P&L में डेबिट साइड पे एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग ऐड होके दिखेगा, और साथ ही साथ लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। एक्सपेंस का ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जस्ट अपोजिट है प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे कर दिया गया। तो ट्रेडिंग और P&L में आपको पता लगाना है कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग का एक्सपेंस है कि P&L का है। तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता था तो प्रीपेड माइनस होगा, और एक्सपेंस है तो इसलिए दिखेगा तो डेबिट साइड पे ही, और प्रीपेड एक्सपेंस होने की वजह से बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पे दिखेगा कि आपकी संपत्ति है, आपने ऑलरेडी पे कर रखा है उस चीज के लिए। डेप्रिसिएशन आप टर्म 1 में करके आए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाया, SLM मेथड से भी किया, WDV मेथड से भी किया। तो डेप्रिसिएशन को आपने देखा था एक्सपेंस, और जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो क्रेडिट साइड पे लिखते थे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहां क्रेडिट पे दिख रहा था P&L अकाउंट, तो यहाँ पे P&L में ये किधर दिखेगा? डेबिट साइड पे दिखेगा, और बैलेंस शीट में असेट में से माइनस करके शो करेंगे। यानी कि डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं, केवल किस में आता है? P&L में आता है। एक बार और बता देते हैं, डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे लिखा हुआ है 5 लाख की मशीनरी है, लिखा हुआ है 10% डेप्रिसिएशन करना है, तो 5 लाख का 10% होता है 50,000, तो 50,000 तो P&L में डेबिट साइड पे दिख गए टू डेप्रिसिएशन के नाम पर। और जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो वो जो मशीन थी 5 लाख की, उसमें लेस किया आपने 50,000 डेप्रिसिएशन, और फिर मशीनरी दिखाई 4.5 लाख। ठीक है, ये इसलिए सेशन रखा है दोबारा। तो ये तो अभी तक हुई एक्सपेंस की बात, अब शुरुआत होती है इनकम की। तो जैसे एक्सपेंस आपने दो टाइप में देखी, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ऐसे आप इनकम भी दो तरीके से देखते हो, अक्रूड और एडवांस्ड। अक्रूड का मतलब होता है कमा लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं किया, इसलिए इसका ही दूसरा नाम इनकम रिसीवेबल है या फिर अर्न्ड इनकम है। तो अगर ट्रेडिंग की कोई इनकम दिख रही है, वैसे ट्रेडिंग में तो हमें नहीं मिली है देखने को अभी तक, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग या P&L में यूजुअली हमें देखने को मिली है इनकम्स, क्योंकि कमीशन के नाम पे, रेंट के नाम पे आता है ना? कहीं फैक्ट्री रेंट के नाम पे आ जाए, फैक्ट्री रेंट रिसीव्ड, तो एक अलग चीज, क्योंकि इनकम है तो हम P&L में क्रेडिट साइड पे इनकम शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे जो आप इनकम शो कर रहे हो उसमें ये क्रेडिट पे ऐड हो जाएगा, और क्योंकि अक्रूड है, आपने कमा लिया, रिसीव होना बाकी है, तो आपकी एसेट हुई कि लायबिलिटी? एसेट हुई, कमा लिया, पैसा आना बाकी है, तो आपकी एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आप इसे दिखाओ। अनअर्न्ड
यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा पहले ही आ गया बिना कमाए। देखो कमाना और पैसा आना दो अलग चीज होती है ना। आपके पास अभी पैसा आता है खर्च करने के लिए, लेकिन आप उसे कमाते नहीं हो, है ना। तो अंतर है दोनों में, वही चीज यहाँ पर है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो P&L में क्रेडिट साइड पे इनकम है तो क्रेडिट साइड पे लेस हो जाएगा, और क्योंकि एडवांस रिसीव हो चुका है, अब इस पैसे को जो आ चुका है इसको कमाना पड़ेगा। इनकम में से लेस करेंगे, और किस में से लेस करेंगे भाई, लिखा हुआ है कमीशन 10,000 का, और एडजस्टमेंट में गिवन है कमीशन एडवांस 2,000, तो 10,000 में से 2,000 हटा दी और 8,000 क्रेडिट साइड पे दिखा दी। अगर ट्रेडिंग का इनकम है, अगर ट्रेडिंग में इनकम शो हो रही है, वैसे ट्रेडिंग पे इनकम नहीं होती शो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इनकम आ जाए तो ट्रेडिंग में शो कर देंगे उसको। भाई वो तो आइटम है ना, अगर P&L की इनकम है तो P&L में दिखेगी, ट्रेडिंग की इनकम है ट्रेडिंग में दिखेगी, तो जहां इनकम दिखेगी एडजस्टमेंट भी उसी जगह पे होगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कमाना पड़ेगा, पैसा पहले से आपको मिल चुका है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पढ़ा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। तो ओनर बिजनेस को कहता है कि तू मेरे को क्या दे, मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे। तो बिजनेस के नजरिए से तो खर्चा है और ओनर के नजरिए से इनकम है। तो बिजनेस के नजरिए से खर्चा होने की वजह से P&L पे दिखता है IOC, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, डेबिट साइड। और ओनर के लिए इनकम है, तो ओनर का अकाउंट तो कैपिटल के नाम से होता है, तो ओनर अपने कैपिटल में बैलेंस शीट में इसको क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। हाँ, IOD इसका जस्ट अपोज है। जैसे ओनर बिजनेस से अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो बिजनेस इसको अपने P&L के क्रेडिट साइड पे दिखाएगा। और ओनर के लिए एक्सपेंस हो गया, तो ओनर वैसे ही अपनी ड्राइंग्स तो लेस करता है ही कैपिटल में से, तो नेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेस करेगा। IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको ट्रायल बैलेंस में लोन दिखा रखा होगा, है ना, और फिर एडजस्टमेंट में दे रखा होगा कि लोन लगा, इंटरेस्ट लगाना है लोन। तो इंटरेस्ट लोन पे, लोन आपको डेबिट बैलेंस पे दिख रहा है कि क्रेडिट पे दिख रहा है, क्रेडिट पे दिखेगा, लायबिलिटी है ना। ट्रायल बैलेंस में कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो जो लोन दिख रहा है उस पर आप इंटरेस्ट लगाओगे। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए, अगर नॉर्मल लोन बोलते हैं तो अपन ने लिया है ना, नॉर्मल लोन का मतलब भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये अपन ने लिया है, जो लोन अपन ने लिया है उस पे ये इंटरेस्ट दे रहे हैं अपन, है ना। लोन लिखा होता है तो बेटा लोन लिया है, ठीक है ना, अगर आपने लोन दिया है तो वो स्पेसिफाई करेगा, या उसका बैलेंस डेबिट पे लिया है, तो इसका मतलब है आपने दिया है लोन, है ना। वो चीज आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से पता लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे दिखेगा, और इस इंटरेस्ट को जो ये एडजस्टमेंट का था जिसको आप डेबिट पे दिखा रहे हो, ये लोन में ऐड होगा। बैलेंस शीट में जब आप लोन दिखाओगे लायबिलिटी साइड पे, तो वहां पे आप इसको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से दिखाओगे, और ये अमाउंट ऐड करके शो करोगे। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट का मतलब है ऐसा पैसा जो डूब गया। ट्रायल बैलेंस में पहले से बैड डेप्ट हो सकता है, लेकिन यहां हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में जो बैड डेप्ट है वो आपको या तो दिखेगा फर्दर बैड डेप्ट के नाम से, या फिर बैड डेप्ट के नाम से। तो आपको जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट गिवन है उसमें ये बैड डेप्ट ऐड करके आप किस में दिखा दोगे, P&L में दिखा दोगे। और ये जो फर्दर बैड डेप्ट हुए, यानी जो एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट है, इनको डेटर में से माइनस करना। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बैड डेप्ट ऑलरेडी गिवन है तो वो डेटर में से माइनस नहीं होंगे, वो हो चुके हैं। एडजस्टमेंट में जो लिखा हुआ है वो डेटर में से आपको फर्दर लेस करना, फर्दर ऐड करना होता है, और P&L में टोटल दिखाना होता है। और जो ये फर्दर बैड डेप्ट है ये डेटर में से लेस करेंगे बैलेंस शीट में। प्रोविजन का लिखा हुआ है इसमें, आता है तो वो अब आएगा ना, मैंने समझाया था, है ना। इसलिए क्लास है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्थ, इसको अपन अपनी भाषा में एब्रीविएट करके बुलाते हैं PBD, है ना।
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, तो वो लॉस ना हो इसलिए हमने ये प्रोविजन बना रखा। तो P&L में डेबिट साइड पे जाता है, और जब एडजस्टमेंट होता है तो वो प्रीवियस एडजस्टमेंट जुड़ा हुआ है। बैड डेब्ट में फर्दर बैड डेब्ट ऐड होते हैं और ये नया प्रोविजन भी ऐड होता है, और उसके बाद टोटल P&L में डेबिट साइड पे मेंशन होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेब्ट दे रखे हैं 2000, एडजस्टमेंट कह रहा है 1000 रुपए के बैड डेब्ट और हो गए, तो टोटल हो गए 3000। अब आपके डेटर थे 50,000 और कह रहा है प्रोविजन बनाओ 10% का, तो 50,000 का 10% हो गया 5,000, तो 5 और 3 कितने हो गए 8, तो P&L में टोटल कितना दिखेगा 8। और ये जो नया आपने प्रोविजन बनाया है ये डेटर में से बैलेंस शीट में लेस होगा, यानी कि फर्दर बैड डेब्ट कितने हुए थे 1000, तो 50,000 में से 1000 गए तो बचे 49,000, और उसके बाद 5,000 का ये नया प्रोविजन हटाया तो बचे 44,000। इस तरीके से बैलेंस शीट में डेटर शो। पर वैसे क्या बोलते हैं P&L में वो तो दिखा दी ना पहले माइनस करके, माइनस कहाँ गया, माइनस क्यों बैड डेब्ट में ऐड करके, हाँ तो फिर इसमें दोबारा वो करेंगे। हाँ नया प्रोविजन है ना बेटा, तो अपनी बैलेंस शीट में नया प्रोविजन मेंशन P&L करना। में भी तो दिखाएंगे पर प्रोविजन, P&L में बैड डेब्ट में ऐड करके दिखाएंगे ना प्रोविजन, अब अलग से नहीं दिखाएंगे। अलग से नहीं दिखाएंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको हम बुलाते हैं PDD के नाम से, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऐसे डेटर्स के लिए जो अर्ली पेमेंट करना चाहते हैं या डिस्काउंट देना चाहते हैं हम उनको, ताकि वो पैसा जल्दी भेज दे। ये अलग से मेंशन होगा P&L में डेबिट साइड। और नया प्रोविजन बनने के बाद जो डेटर बच रहे थे उन डेटर पे ये PDD डेटर में से माइनस होगा, ठीक है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो डेटर में से फर्दर बैड डेब्ट हटते हैं, नया प्रोविजन हटता है, और फिर जो अमाउंट आता है उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लगाया जाता है और लेस करके फिर फाइनल अमाउंट बैलेंस शीट में डेटर का दिखाया जाता। अच्छा जैसे आपने बोला कि PDD आ रहा है 5,000, PBD, हाँ PBD आ रहा है 5,000 और फिर आपने उसमें 3,000 और ऐड करवाया 8,000, कहाँ ऐड करवाया, वो तो P&L में करवाया, P&L में करवाया, बैलेंस शीट में कहाँ करवाया, बैलेंस शीट में नहीं करवाया, बैलेंस शीट में तो फर्दर बैड डेब्ट लेस करवाया, फिर जो अमाउंट आया उसमें से नया प्रोविजन हटाया, फिर जो अमाउंट आया उस पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लगाया, ठीक है। अच्छा एक केस और हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन दे रखा हो, तो आपको ये नया प्रोविजन बैड डेब्ट प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस न्यू प्रोविजन करके ये ओल्ड प्रोविजन माइनस करके दिखाना पड़ता है। बैड डेब्ट में फर्दर बैड डेब्ट ऐड करके नया प्रोविजन ऐड करके ओल्ड प्रोविजन हटा के दिखाना पड़ता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि ओल्ड प्रोविजन की वैल्यू ज्यादा निकल जाती है, तो जो डिफरेंस आएगा तो वो पूरी कैलकुलेशन डेबिट साइड से गायब हो जाएगी, और वो जो एक्सेस आया है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दिया जाएगा। हाँ ठीक है, जैसे बैड डेब्ट फर्दर बैड डेब्ट न्यू प्रोविजन का टोटल आपका 8,000 आ रहा था, ठीक है, ओल्ड प्रोविजन 9.5 का बना हुआ है, तो ओल्ड प्रोविजन 1500 से ज्यादा है, तो 1500 क्रेडिट साइड पे P&L में दिखा देंगे कि हमने पहले से 1500 ज्यादा बना रखे थे, तो ये हमारा गेन हो गया। किस नाम से जाएंगे, बैड डेब्ट के नाम से जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन रही, PBD इन ट्रायल बैलेंस, ओल्ड PBD, न्यू PBD प्लस बैड डेब्ट माइनस ओल्ड PBD, फिर जो अमाउंट है वो P&L में जाता, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है सर इसने तो फर्दर बैड डेब्ट दे ही नहीं रखे, तो भाई प्रोविजन दे रखा है तो प्रोविजन जोड़ सीधा। अब नॉर्मल लॉस गुड्स का भी होता है और फिक्स्ड एसेट का भी होता है। अब आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि उसने गुड्स गिवन दे रखे हैं कि एसेट गिवन दे रखी है। अगर गुड्स गिवन दे रखे हैं तो गुड्स पे GST भी आता है साथ में, तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग में तो परचेज में से जितने गुड्स का लॉस हुआ उतने गुड्स की वैल्यू लेस कर देंगे, फिर गुड्स की वैल्यू पे GST लगाओ और टोटल गुड्स की वैल्यू निकालो और इंश्योरेंस क्लेम से माइनस करो, फिर आपको जितना लॉस हो रहा है वो आप P&L पे डेबिट साइड पे दिखाओ, और आपको जितना क्लेम मिल गया वो आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाओ।
और इसके बाद बचा जीएसटी। तो जीएसटी का अपना एडजस्टमेंट है ना, लेकिन ये जीएसटी जो है ये इनपुट है, तो आपको जो ऑलरेडी इनपुट गिवन होगा उसमें से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर माइनस क्यों करना पड़ेगा, जब ये भी इनपुट है वो भी इनपुट है तो दोनों ऐड होने चाहिए। तो माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये इनपुट क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। जब आप परचेज करते हो तो इनपुट जो है वो डेबिट साइड पे आता है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी टू कैश अकाउंट। लेकिन यहां लॉस हो गया तो आप दिखा रहे हो लॉस बाय फायर टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, यानी कि जो डेबिट का आइटम है वो क्रेडिट पे आ गया, इसलिए इसको क्या होना पड़ता है, इनपुट जीएसटी को। एग्जाम्पल दे देते हैं, हाँ पूरे का एग्जाम्पल दे देते हैं। एक चीज था हाँ कि अगर लॉस बाय गुड्स 10,000 के हो गए, लॉस बाय गुड्स 10,000 के हो उसमें गए, है कि ये 10,000 के गुड्स सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 6% मिला के तो 12% हो गया। 12% निकाल दो। 12% सीधे नहीं, कैलकुलेशन तो इंडिविजुअली चलेगी, वो तो कर दूंगा, 6 से 6% ही निकालना है ना। हाँ टोटल तो 12 ही बैठेगा, और है ना। आईजीएसटी 12% ही तो होता है भाई। एग्जांपल देख लेते हैं अपन, 12 अलग अलग बैठेगा, अलग अलग 600 ही बिठाना है, 600 सीजीएसटी में से माइनस करना है 600 से तो 50,000 है, अब उसका आपने 6% निकाल लिया ना। हाँ सोचो अगर आप एक साथ 12% निकाल दोगे तो वो 50,000 का निकलेगा। हाँ, पर अगर आपने 10 एक बार 600 रुपए निकाल, सोचो 6% निकाला तो वो भी तो 50,000 पे निकलेगा। बचेगा थोड़ी, बचेगा कैसे यहाँ पे, उसको माइनस करेंगे। काय को माइनस करेंगे, एक साथ ही तो निकलता है बेटा अमाउंट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका भैया, 10,000 का गुड्स जल गया, 18% जीएसटी है, तो 10,000 का 18% कितना होता है, 1800। तो 10,000 का गुड्स जल गया तो परचेज में से तो 10,000 लेस कर दिया, ठीक है। आपको क्लेम मिल गया 9,000 का, तो 10,000 में 1800 जोड़े तो वैल्यू होती 11,800, 11,800 में से 9,000 आपको मिल गए, तो घाटा कितने का खाया, 2,800। तो 2,800 P&L में दिख गया, और क्लेम कितना आया 9,000, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिख गया। अब 1800 का इनपुट है, अब मान के चलते हैं कि आपके पास पहले से इनपुट 5,000 का रखा हुआ है, तो 5,000 में से 1800 हटा देंगे तो कितना इनपुट बचेगा, 3,200। तो वो इनपुट जीएसटी का बैलेंस आपका बच जाएगा। एग्जाम्पल क्लियर। तो उसका क्या करेंगे, इनपुट किधर दिखता है भैया, इधर एसेट साइड पे, और आउटपुट किधर दिखता है, Liability. लायबिलिटी साइड पे। और अगर दोनों गिवन है, आउटपुट और इनपुट दोनों गिवन है, तो दोनों को सेटल करेंगे। अगर आउटपुट बच जाता है तो लायबिलिटी पे शो हो जाएगा, और इनपुट बच जाता है तो एसेट पे शो हो जाएगा, और अगर केवल इनपुट ही गिवन है तो एसेट पे शो होगा। फिक्स्ड एसेट पे अगर लॉस है तो वो लॉस P&L में डेबिट साइड पे दिख जाएगा, और जितने की एसेट खत्म हो गई वो एसेट साइड में से, बैलेंस शीट में से वैल्यू लेस। चैरिटी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स की चैरिटी करते हैं तो यहाँ पे भी आपको जीएसटी देना है, तो जीएसटी का एडजस्टमेंट तो वैसा ही है ना। ट्रेडिंग में से आप परचेज में से लेस कर दोगे, आपने 5,000 की चैरिटी करी, चैरिटी फूफा जी तो खूब करते हैं, दान करना, दान दक्षिणा। ट्रेडिंग में परचेज में से लेस करेंगे, क्योंकि आपने परचेज करी थी रीसेल के लिए, आपने तो चंदा कर दिया, तो मान के चलो 1 लाख की परचेज थी, तो 5,000 की चैरिटी करी तो 5,000 लेस हो गई, और परचेज दिख गए 95,000, ठीक है। और P&L में आपने डेबिट पे क्या शो कर दिया, एज एन एक्सपेंस। इसी चैरिटी को एक्सपेंस के नाम पे भी दोबारा क्या करोगे, शो करोगे, लेकिन जीएसटी का अमाउंट नहीं, जीएसटी तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें भी लगाएंगे जीएसटी, हाँ चैरिटी पे जीएसटी लगेगा। ऐसे गुड्स एज फ्री सैंपल, इसमें भी जीएसटी लगेगा, परचेज में से लेस, वो P&L में फ्री सैंपल के नाम पे। फ्री सैंपल को आप दिखाते हो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से। सेम ऐसे ही ड्राइंग इन गुड्स, परचेज में से लेस, और ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा, और इस पे भी जो जीएसटी है वो इनपुट जीएसटी के तौर पे वो एडजस्टमेंट चलेगा जो अब नॉर्मल लॉस पे था। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको लगता है कि इस साल हो गया लेकिन आने वाले सालों तक आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। आज आपने कोई एडवर्टीजमेंट वीडियो शूट करा, 5 साल तक उसकी रेवेन्यू इनकम जनरेट होगी, तो दिखने में तो कैपिटल हो रहा है क्योंकि 1 साल से ज्यादा जा रहा है,
लेकिन ट्रीटमेंट इसका कैसे, रेवेन्यू नेचर की तरह, इसलिए इसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इस साल का जितना हो रहा है प्रपोर्शन, वो तो P&L में से लेस कर देंगे। हर साल में से पता चलता है। अभी बताते हैं भूपा जी, परेशान क्यों हो रहा हूं। और बैलेंस शीट में जो बचा हुआ है वो दिखाएंगे। जैसे कि आपने इस साल 5 लाख तो बड़ा अमाउंट हो गया आप लोगों के लिए, 50,000 रुपए आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्च करे, है ना, और 5 साल तक के लिए खर्च करे, तो कितने साल हो गए टोटल, 5, और खर्चा कितना है 50,000, तो हर साल के हिसाब से कितना बैठ रहा है 10,000। देखो सब बच्चे बोल गए भूपा जी, सर ये फिक्स थोड़ी ना होता है 5 साल। क्वेश्चन बताएगा ना बेटा, यार अपन धंधा थोड़ी चला रहे हैं जो अपन अपने धंधे की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपन तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना बेटा। क्वेश्चन में आएगा कि इतने साल के। वाह माशाअल्लाह, आएगा तभी तो बता दिया हूँ। तो 50,000 को 5 से डिवाइड करा तो 10,000 होते हैं, तो P&L में तो केवल कितना दिखेगा 10,000। अब 50 में से 10 चले गए तो कितने बचे, वो दिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट में भी किस तरफ, एसेट साइड पे दिखेगा। मैनेजर कमीशन, मैनेजर को अगर आप नेट प्रॉफिट पे कमीशन देते हो तो पहले तो आप सारी कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट निकाल लो, फिर नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पे वापस ओपन कर दो बाय नेट प्रॉफिट, फिर उस पे कमीशन चार्ज कर दो, यानी कमीशन एक्सपेंस हो गया मैनेजर का, डेबिट साइड पे दिखा दो, और फिर फाइनल बैलेंस करके एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल दो। दोबारा बता देते हैं, पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लो, जीपी लिखा, इनडायरेक्ट इनकम्स लिखी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे, नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को डेबिट से उठाया, वापस क्रेडिट पे ओपन कर दी P&L में, ओपन करने के बाद मैनेजर कमीशन लगाया, और फिर फाइनली एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकाल दिया। कमीशन परसेंटेज में देगा, कमीशन परसेंटेज में देगा। परसेंटेज में भी दो केस है, या तो वो कहेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर वो कहेगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सिंपल बिफोर चार्जिंग कमीशन का मतलब तो ये है कि 100 में 10% इसका है, आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि 110 में से 10 इसका है। अगर रेट 10% है तो बिफोर चार्जिंग के हिसाब से तो अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो 100 रुपए का 10% इसका, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो 100 नहीं 110 है नेट प्रॉफिट, जिसमें से 10 इसका है और फिर बचा हुआ 100 हमारा। इसलिए आफ्टर में तो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाता है, यानी कि 1,10,000 का नेट प्रॉफिट मानो तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, तो इस तरीके से मैनेजर का कमीशन आएगा 10,000, और फिर आपके पास बचेगा 1,00,000। लेकिन यही चीज अगर बिफोर हो तो 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होएगा 11,000। तो ये अंतर बिफोर और आफ्टर में हो जाता है। 18% है तो ऐसी अनसेंट रेट नहीं आएगी, 5 आएगी, 10 आएगी, 15, वो ऐसी रेट देगा जो नेट प्रॉफिट को डिविजिबल कर सके। पॉइंट में नहीं है। हाँ, वो कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करेगा। देखो आप लोग जो हो वो प्रैक्टिशनर नहीं हो, आप लोग अभी स्टूडेंट हो और आप बेसिक अकाउंटिंग सीख रहे हो, तो आपको सवाल दिए जाते हैं, टेढ़े मेढ़े दिए जाते हैं, लेकिन वो फाइनल अमाउंट इस तरीके का ही निकल के आता है कि वो इजीली डिविजिबल होगा। आप जब 12th में आओगे ना, बड़े से बड़ा अमाउंट पार्टनरशिप में, बड़े से बड़ा अमाउंट 12 की टेबल से या तो कट जाएगा, 15 की टेबल से कट जाएगा। जो स्टार्टिंग में आए थे, मैं स्टार्टिंग से अकाउंट्स में बोलता हुआ आया हूं आपको कि आपको 12 की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए और 15 की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। 12 की टेबल तो इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि महीने कितने होते हैं 12, और परसेंटेज भी आ जाती है बहुत सी बार। ऐसे 365 की टेबल का भी एक बहुत बड़ा रोल, क्योंकि 365 कितने होते हैं, डेज होते हैं, तो कभी डेज में जब निकालना पड़ता है तो फिर 1/365 करना। मंथ निकालने होते हैं तो 1/12 करना होता है, हफ्ते निकालने तो 52 हो जाएगा। लेकिन कॉमनली मंथ पे चलता है, तो 12%, 15% और 10 तक की टेबल तो पूरी अपने पास याद होनी चाहिए। सर तो अगर सिंपल सा आ गया कि चार्ज मैनेजर कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट तो 5 अगर आफ्टर चार्जिंग है तो 5/105, बिफोर आफ्टर नहीं दिया तो बिफोर मान। P&L में ये डेबिट साइड पे दिखेगा और बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपके पास कमीशन एडजस्टमेंट में है, तो आपको इस कमीशन को आउटस्टैंडिंग कमीशन मानना। आउटस्टैंडिंग को ही लिखेंगे लायबिलिटी। अरे इसी कमीशन को आउटस्टैंडिंग कमीशन मान के लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है।
अगर आपने पहले कमीशन पे कर दिया होता तो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होता ना मैनेजर कमीशन, ठीक है। तो ये बाकी रह गया, इसलिए बैलेंस शीट में भी दिखेगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से। कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जहां पे गलत इस्तेमाल हो गया वहां से तो माइनस कर दो, और जहां पे इस्तेमाल होना था वहां प्लस कर दो। छोटा सा एग्जांपल, वेजेस दिए 5,000 नई मशीन को इंस्टॉल करने में, और वो आपने वेजेस अकाउंट में जोड़ दी। तो नई मशीन पे जो 5,000 जोड़े, वेजेस का जो खर्चा हुआ वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने तो वेजेस अकाउंट में दिखा रखे। तो फॉर एग्जांपल वेजेस अकाउंट 25,000 का दिख रहा है, तो 25 में से 5 चले जाएंगे तो वहां तो 20,000 दिखेंगे, और मशीन में 5,000 की वैल्यू ऐड अप हो जाएगी। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि यार ये कैपिटल था, ये रेवेन्यू ट्रीट हो रहा है ना। परचेज अकाउंट में दिखा दिया, रिपेयर में दिखा दिया, तो इस तरीके से। 20 गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच्ड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आपने गुड्स बेच दिए, डिस्पैच भी कर दिए, लेकिन लिखना भूल गए। तो लिखना भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्स में वापस ऐड कर लो। अब आपने जब लिखा ही नहीं तो अगला इंसान कैश में पेमेंट देके गया ही नहीं, तो आपका डेटर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जब क्रेडिट सेल होती है तो जिसको आप क्रेडिट सेल करते हो उस इंसान को तो आप क्या बुलाते हो, डेटर बुलाते हो। तो डेटर में ऐड कर देंगे एसेट साइड पे, और ट्रेडिंग में सेल्स में ऐड कर देंगे क्रेडिट साइड। P&L में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट, आपने गुड्स परचेज करे, स्टॉक में इंक्लूड कर लिए, लेकिन लिखना भूल गए, तो माल ऐड हो गया तो परचेज में ऐड कर दो ट्रेडिंग में, कि परचेज शो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से। और आपने जब उधार परचेज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब लिखा नहीं है तो नगद पेमेंट दिया नहीं होगा, तो आपकी क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो परचेज में ऐड हो जाएगा ट्रेडिंग में, और क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और आखिरी एडजस्टमेंट, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, की भाई साहब पसंद आ जाए तो ठीक, नहीं तो वापस दे जाना, यानी कि वो आपको क्या करके जाएगा, रिटर्न। तो जब वो रिटर्न करके जाएगा तो पहली बार सेल्स क्रेडिट की जगह डेबिट साइड पे आता है एंट्री में, और एंट्री हो जाती है सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू मोहन, तो आप लिखते हो मोहन टू सेल्स, यानी डेटर टू सेल्स। लेकिन जब वो वापस देके चल गया और अप्रूवल बेसिस है, सेल्स रिटर्न नहीं हो रही है, अप्रूवल बेसिस पे पसंद आए तो ठीक है, यानी अभी तक बिलिंग ही नहीं हुई होगी, तो सेल्स रिटर्न तो काउंट हो नहीं सकता, इसलिए ये एंट्री रिवर्स हो जाती है। डेटर टू सेल्स की जगह सेल्स टू डेटर, यानी कि आप आपकी सेल को क्या कर रहे हो, कैंसिल कर रहे हो। तो अप्रूवल बेसिस पे कोई सामान था वो वापस आ गया, तो सेल्स में से वो चीज माइनस हो जाएगी, और सेल्स में से माइनस हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेटर भी रिड्यूस हो गया, तो आप डेटर में से भी इसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। अब माल आपके पास वापस आ गया तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी टोटल सेल्स ऑन गुड्स का अप्रूवल बेसिस पे 3 एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू ऐड, सेल्स में से वैल्यू लेस, और डेटर में से वैल्यू लेस। वापस मिल गई तो फिर क्वेश्चन जाने, और हम क्या जाने, हमें तो क्वेश्चन फॉलो करना। ऐसे तो बहुत सारी कहानी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी वो दे जाए, दे के फिर ले जाए। वही बता रहा हूँ, एडजस्टमेंट अभी मेरे चाचा तो इतने जोरदार है, एडजस्टमेंट में अगर दे रखा एडजस्टमेंट वाला इतना तेरी तो खुद सोच, तेरे स्कूल वाले इतने टेंशन वाले हैं कि वो इस एक एडजस्टमेंट पे पूरा ध्यान दे, क्योंकि मैं इसमें घुमा दूं, फिर वो हो गया तो ऐसे तो कुछ भी हो सकता है ब्रह्मांड, तो नंबर कट जाएगा, बता दो तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना बेटा, वो पैटर्न ही नहीं है वैसा। ये तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैक्सिमम एडजस्टमेंट कौन से आते हैं, आपको मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए उसमें आपको मिनिमम 5 एडजस्टमेंट तो देखने को मिलेगी, और मैक्सिमम 9 एडजस्टमेंट तक आपको देखने को मिलेगी, यानी 22 एडजस्टमेंट में से 9 एडजस्टमेंट ही उठ के आएंगे। तो एक तो एक्सपेंस का पक्का है। अब एक्सपेंस खुद अपने आप में 2 टाइप का है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, यानी इन दोनों में से एक आना तो पक्का है। इंटरेस्ट के नाम पे 3 है, आईओसी, आईओडी और आईओएल, तो इन 3 में से भी कोई एक आना पक्का है। इनकम भी 2 तरीके की, अक्रूड और एडवांस, तो इन दोनों में से भी कोई एक आएगी ही आएगी। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा चिपक के आता ही आता है, तो टोटल 4 एडजस्टमेंट तो यही होगा, ठीक। डेप्रिसिएशन ये फिक्स है तो 5 एडजस्टमेंट ये हो गए। बैड डेप्ट, पीबीडी, पीडीडी, ये तीनों मिला के एक ही कॉम्बिनेशन है, तो छठा ये हो गया। और ये जो बाकी पीछे के हैं
गुड्स ऑन चैरिटी, गुड्स ऑन फ्री सैंपल, अब नॉर्मल लॉस, परचेज नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, तो भूल चूक से कोई आए तो 7वां एडजस्टमेंट इसमें से बन सकता है। तो इसी के साथ मैंने एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा दिया थरली। पीबीडी एक बार और देख लेते हैं। जीएसटी वाला समझ नहीं आया। जीएसटी का सिंपल सा है खेल बेटा, अभी उस पे भी आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये रहा तेरा पीबीडी, ट्रीट एज एक्सपेंडिचर, पीएनएल में डेबिट साइड पे शो करना है, डेटर में से लेस कर। अब बता देता हूं तेरे को, डेटर दिख रहे हैं 5 लाख के, डेटर दिख रहे हैं 5 लाख के। क्वेश्चन कह रहा है 5% बनाओ, ना बैड डेप्ट है ना फर्दर बैड डेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो 5 लाख पे कितना परसेंट बोला मैंने? 5%। तो 25,000 का प्रोविजन बन गया और किधर दिख गया? पीएनएल में डेबिट साइड पे दिख गया और डेटर में से 25,000 लेस हो गया। अगर बैड डेप्ट दे रखे तो फर्दर बैड डेप्ट, जो एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट है, वो लेस करके जो अमाउंट आ रहा है, जैसे 5,20,000 के डेटर है, फर्दर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट में 20,000 के दे रखे हैं, हटा दिए तो वैल्यू कितनी बची? 5 लाख। 5 लाख ही बची ना डेटर की। अब पीबीडी बनाना है 10%, तो 5 लाख का 10% बन गया 5 लाख का 10% 50,000। तो पीएनएल में कितना दिख गया? 50,000। और 5 लाख में से वहां फाइनल लेस हो गया, कितना दिख जाएगा? 4.5। ठीक है। एक इसको भाई को इंटरेस्ट में दिक्कत है यहाँ पे, मैंने गुड्स 10,000 के गुड्स का घाटा हो गया, 18% जीएसटी, घाटा कितने का हुआ? 10,000 का। तो 10,000 तो परचेज में से हटा, 18% जोड़ के देखें तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है गुड्स की? 11,800। क्लेम तेरे को 9,000 का ही मिला, तो नुकसान कितने का खाया? 2,800। तो 2,800 दिख गया पीएनएल में, क्लेम 9,000 का आ गया, वो दिख गया बैलेंस शीट में। अब ट्रायल बैलेंस में तेरे को पहले से 5,000 का इनपुट जीएसटी दिख रहा था। मेरे को ये पूछना है कि जैसे 10,000 का वो हुआ, उस पे जीएसटी लगा के उसमें 11,800 हुआ है ना। तो परचेज में से क्यों नहीं करे? परचेज में जीएसटी की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है, जब भी तेने एंट्री करी है तो परचेज के बाद अलग से अकाउंट लिखा है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, परचेज में उसकी वैल्यू ऐड नहीं होती। ठीक है ना। तो अब जैसे अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा था इनपुट 5,000 का, तो ये 1,800 उस इनपुट में से लेस हो जाएंगे और फिर वो जो इनपुट बचेगा वो असेट साइड पे दिख जाएगा। अगर आउटपुट भी गिवन है तो आउटपुट और इनपुट भी माइनस होंगे, और एक्सेस आउटपुट होगा तो लायबिलिटी पे और एक्सेस इनपुट होगा तो एसेट